हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज हम डिस्कस करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। एनएमआर का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम इसी को हम कहते हैं पीएमआर। ठीक है, पीएमआर। पीएमआर का मतलब होता है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, सिंपली आपके यहाँ है 1H NMR। आपको पढ़ना है हाइड्रोजन NMR। ये 1 जो लिखा हाइड्रोजन के ऊपर, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, 1H एटॉमिक नंबर है, 1H NMR। ठीक, न्यूक्लियर है मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर जो है वो मैग्नेटिक बिहेव करेगा और उसमें रेजोनेंस होगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1H1। एटॉमिक नंबर मास नंबर भी 1 होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो 1 प्रोटॉन हो गया, ये एक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, इंडिकेट करता है प्रोटॉन को। ठीक है, अगर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए, और इन दोनों का जो डिफरेंस है मास नंबर और एटॉमिक नंबर का ये जो डिफरेंस है 1 - 1, ये क्या हो गया, 0 न्यूट्रॉन। ठीक, इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है इसमें, और इसके चारों तरफ कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो हाइड्रोजन है एटम, इसका एटॉमिक नंबर 1H1 ये इंडिकेट करता है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 मीन्स एक प्रोटॉन है, और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, एटम न्यूट्रल होता है। इन दोनों का डिफरेंस ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। ठीक है, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ये होता है मास नंबर। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कहलाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 न्यूट्रॉन हो गए। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, 0 न्यूट्रॉन। तो ये तो सिंपलेस्ट न्यूक्लियस हो गया, केवल और केवल एक प्रोटॉन है इसके अंदर, और इससे r डिस्टेंस पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। कोई भी सिंपलेस्ट न्यूक्लियस, हम किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन की केवल बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक सिंपलेस्ट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर 1 ये इंडिकेट करता है कि इसके पास स्पिन वैल्यू I, न्यूक्लियर स्पिन की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर स्पिन I = होती है 1/2, याद रखिए। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके पास स्पिन वैल्यू कितनी है, 1/2। ये प्लस माइनस नहीं है, 1/2 है। ये वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन नहीं है, न्यूक्लियस की स्पिन है। न्यूक्लियस क्या मतलब, प्रोटॉन की स्पिन है। ठीक है, 1/2। ये न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा।
ठीक है, न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा और फिर उसमें क्या होगा, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसमें रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लीजिए कि एनएमआर है क्या। ठीक, एनएमआर को ही हम कहते हैं पीएमआर, 1H एनएमआर या पीएमआर, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, ये भी एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जिस प्रकार से यूबी, आईआर, रमन, ठीक है, ये सब क्या थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा था। ठीक उसी प्रकार से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्या है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है, ठीक है, वो किस रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एनएमआर जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एनएमआर जो फिनोमिना होती है वो किस रीजन में होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में होती है, जिसका रीजन होता है 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30,000 मेगाहर्ट्ज है, ये रीजन होता है। ठीक है, एनएमआर फिनोमेना इस रीजन में ऑब्जर्व किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30,000 मेगाहर्ट्ज तक। ये फ्रीक्वेंसी का रीजन है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है। ठीक है, जिसमें एनएमआर के सिग्नल मिलते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक, एनएमआर को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था 1945 में। ठीक है, एनएमआर को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1945 में पर्सेल और ब्लॉच के द्वारा। पर्सेल और ब्लॉच ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनएमआर को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था 1945 में। पर्सेल जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे। ठीक है, पर्सेल जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे और ब्लॉच जो थे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। ठीक है, एनएमआर सिग्नल वर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय पर्सेल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एंड ब्लॉच, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1945। 1945 में एनएमआर सिग्नल ऑब्जर्व किए गए थे। ठीक है, पर्सेल और ब्लॉच के द्वारा। अब इसकी स्टडी कब की गई, 1945 में तो एनएमआर सिग्नल ऑब्जर्व किया गया, लेकिन जब इसकी स्टडी की गई तो 1951 में की गई। इसके बाद इसकी जो स्टडी की गई वो 1951 में की गई। ठीक, और पहला जो कंपाउंड था जिसकी स्टडी की गई वो था इथेनॉल, C2H5OH। ये पहला कंपाउंड था C2H5OH। ठीक है, और इसी C2H5OH की स्टडी के लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया 1952 में। ये दोनों फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, पर्सेल और ब्लॉच, ये दोनों फिजिक्स के फिजिसिस्ट थे। ठीक है, और इसी खोज के लिए एनएमआर सिग्नल ऑब्जर्व करने के लिए
इनको फिजिक्स का नोबेल अवार्ड दिया गया था 1952। ठीक है, अब कुछ समझ में आया? चलिए आगे। तो एनएमआर का यूज क्या है, इससे हम क्या निकालते हैं? एनएमआर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है वो यूजफुल है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में। किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में यूजफुल है। बिना हम इन डेटा के, बिना स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के हम कोई अननोन कंपाउंड हो, स्पीसीज हो, उसका हम स्ट्रक्चर नहीं बता सकते। ठीक है, तो ब्रीफ में फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या पीएमआर, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है? सिंपलेस्ट न्यूक्लियस होता है। आपको पढ़ना है 1H NMR। ठीक है, 1H NMR, 1H1 हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट हाइड्रोजन NMR है आपको। वैसे तो बहुत सारे NMR हैं, वो आगे मिलेंगे आपको MSc वगैरह में, लेकिन आपको केवल यहाँ पर 1H NMR ही स्टडी करनी है। इसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, सिंपलेस्ट न्यूक्लियस है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये तो बाद में इसको अफेक्ट करेगा, कैसे करेगा वो आगे बात करेंगे। जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो रिकॉर्ड किया जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में, जिसका एरिया होता है 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30,000 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एनएमआर सिग्नल वर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन 1945 बाय पर्सेल एंड ब्लॉच। ये दोनों फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, पर्सेल और ब्लॉच। पर्सेल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे, और ब्लॉच जो थे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। ये दोनों फिजिक्स के प्रोफेसर थे। इन दोनों ने मिलकर के 1945 में एनएमआर सिग्नल को ऑब्जर्व किया था, और इसकी जब स्टडी की गई तो कब की गई? 1951 में। और पहला जो कंपाउंड था जिस पर स्टडी की गई थी वो क्या था? इथेनॉल था। ठीक, और इसी खोज के लिए इनको 1952 में नोबेल अवार्ड दिया। ठीक है, इनको नोबेल अवार्ड दिया। ठीक है, ये फिजिक्स की डिस्कवरी। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एनएमआर फिनोमेना देंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एनएमआर सिग्नल देंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके लिए आई स्पिन वैल्यू, न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू, न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू आई इज नॉट इक्वल टू 0। न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू आई 0 नहीं होना चाहिए, वही मॉलिक्यूल क्या है? एनएमआर सिग्नल देंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रम देंगे। अब आई 0 किन के लिए नहीं होगा? आई की वैल्यू भाई हाइड्रोजन के लिए 1H के लिए तो हमने बता दिया आपको कि आई इक्वल टू 1/2 होती है। ठीक है, अब जैसे 6C12 है, 8O16 है, 16S32 है, क्या ये एनएमआर घटना, ये एनएमआर सिग्नल देंगे? ठीक है भाई, न्यूक्लियस तो ये भी होते हैं। ठीक, ये नहीं देंगे, इनके लिए आई की वैल्यू क्या होती है? 0। मीन्स कैसे पहचानेंगे?
जिनमें ऐसे न्यूक्लियस जिनमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये दोनों अगर इवन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अगर ये बोथ इवन है, ठीक है, देन I इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल हाइड्रोजन का याद रखना और बाद बाकी ये याद रखना है कि ऐसे कौन से न्यूक्लियस हैं जो NMR देंगे, कौन से NMR नहीं देंगे। ऐसे न्यूक्लियस जिनके लिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों की वैल्यू क्या हो, इवन हो, उनकी स्पिन वैल्यू I क्या होती है, 0 होती है। और अगर I 0 है तो ये क्या होंगे, NMR इनएक्टिव होंगे। ठीक है, NMR इनएक्टिव होंगे। ठीक, समझ में आ गया। हमारा ये मिशन नहीं है, हमारा ये कोई पर्पज नहीं है कि इन स्पिन वैल्यू I कैसे काउंट करते हैं, कोई मतलब नहीं हमारा। ठीक है, I की वैल्यू हाफ कब होगी, 1 कब होगी, 3/2 कब होगी, 5/2 कब होगी, वो आगे का आगे का विषय है। आप केवल हाइड्रोजन तक सीमित रहिए और इनके बारे में जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियस हैं जिनके लिए स्पिन वैल्यू I की 0 होती है। ऐसे न्यूक्लियस जिनमें इस एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों अगर इवन है, देखो ये 6 इवन है, 12 इवन है, 8 इवन है, 16 इवन है, 16 इवन है, 32 इवन है। तो जिनके लिए इवन एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों हैं उनके लिए I की वैल्यू 0 होती है और I की वैल्यू अगर 0 है तो NMR इनएक्टिव होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए NMR क्या होगा। ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कोई न्यूक्लियस है, ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। और अगर रोटेट कर रहा है तो एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा। ठीक है, ये अपनी एक्सिस पर, इसके पास स्पिन वैल्यू क्या, मास है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जिसके पास स्पिन वैल्यू है I इज नॉट इक्वल टू 0, स्पिन वैल्यू है, उसके पास मास है, न्यूक्लियस के पास मास तो होगा ही होगा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जिसके पास स्पिन वैल्यू है, ठीक है, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। और जब अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अपनी एक्सिस पर रोटेट करता हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है तो उसके पास मास है, और अगर उसके पास स्पिन वैल्यू है तो वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा, खुद की अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है और रोटेशन से क्या करता है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है। और मैग्नेटिक मोमेंट जब जनरेट करता है तो उसकी एक फील्ड डेवलप हो जाती है। उस फील्ड को हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये फील्ड जो है वो एक स्मॉल मैग्नेट के तरीके से काम करती है। ठीक है, क्या कहा गया,
ये घूमता हुआ न्यूक्लियस जिसके पास स्पिन वैल्यू है, ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, अपनी एक्सिस पर इस तरीके से रोटेट करता है, ठीक है। और रोटेट करता हुआ ये एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, और उस मैग्नेटिक मोमेंट की एक फील्ड डेवलप हो जाती है, ठीक है। और वो फील्ड एक स्मॉल मैग्नेट के तरीके, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये N लिखा, ये S लिखा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये क्या करता है? क्षण चुंबक की तरीके से, स्मॉल वार मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, ये कैसे डेवलप हुआ? अपने सर्कुलेशन से, न्यूक्लियस का अपनी एक्सिस पर ऐसे सर्कुलेशन से, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक। अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियस ने अपने सर्कुलेशन से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो खुद न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि अगर हम कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, ये है न्यूक्लियस, ये सभी मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, ये प्रोटॉन्स है। जब तक इन पर कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड ना लगाया जाए, ठीक है, ये सभी क्या है? प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स है। जब तक इन पर कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड न लगाया जाए, तब तक इनका ओरिएंटेशन, इनकी डायरेक्शन सभी की क्या होती है? रैंडमली होती है, ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। बट अगर हम इन पर कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दें, मान लो हमने ये H0 एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगा, तो इनके जो ओरिएंटेशन है वो सभी दिशाओं में ना रह करके केवल 2 दिशाओं में सेट हो जाते हैं, ठीक है, केवल 2 दिशाओं में सेट हो जाते हैं। एक तो वो डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है, और एक वो डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत है, ठीक। जब तक कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड किसी मॉलिक्यूल पर न लगाया जाए, तब तक जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन को क्या माना गया? सिंपलेस्ट न्यूक्लियस। तो प्रोटॉनों का जो ओरिएंटेशन है वो रैंडमली होता है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा सबका। बट जैसे ही कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए, H0 क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये लगा दी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनके मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन को 2 दिशाओं में सेट कर लेगा। कुछ तो इसकी डायरेक्शन में हो जाएंगे और कुछ क्या होंगे? इसका विरोध करें।
अगर इसकी डायरेक्शन ही ऊपर के लिए है तो बहुत से ऐसे न्यूक्लियस होंगे जो इसी की डायरेक्शन में हो लिए, और कुछ क्या हुए इसका विरोध। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जब कोई पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो सत्ता पक्ष के साथ लोग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है, और विपक्ष के साथ कम। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ उनको हर तरीके का संरक्षण मिलेगा और विपक्ष के साथ उनको हमेशा लाठी डंडे खाने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये शासन है H0, ठीक, और ये पब्लिक पर अपना प्रेशर लगाएगा, ये पब्लिक मान लेंगे, इस पर अगर ये H0 सरकार अपना प्रेशर लगाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक क्या होगी, सत्ता पक्ष की हाँ में हाँ भरेगी, और विपक्ष के साथ क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। तो ये जो ओरिएंटेशन था वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर दो दिशाओं में बट गया, ठीक। यहाँ पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। ये जो स्पिन स्टेट है इसको हम कहते हैं अल्फा स्पिन स्टेट, और इस स्टेट को कहते हैं बीटा स्पिन स्टेट, और इनके बीच का ये जो गैप है इसको हम डेल्टा ई कहेंगे, ठीक है। यही है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, ठीक, यही है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? अब अगर चूंकि यहाँ पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पॉपुलेशन क्या है, कम है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि इस तरीके से कुछ घटना बन गई कि कुछ पॉपुलेशन ज़्यादा यहाँ पर है और कम यहाँ पर, ठीक है। कुछ ऐसी घटना बनेगी, ऐसी, ठीक। अब इनके बीच का ये जो गैप है ये डेल्टा ई है, ये वाला गैप, ठीक। अगर हम बाहरी मैग्नेटिक फील्ड अब दें इसको, ठीक है, ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी अगर हम इसको सप्लाई कर दें तो ये स्पिन स्टेट क्या करेगी, लोअर एनर्जी है ये ऊपर जाएगी, और ऊपर वाले के पास कम है तो वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ भागेगा, ठीक है। जैसे अगर भगोने में पानी रखो, इसको गर्म करो नीचे से, तो नीचे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, जब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये ऊपर जाते हैं, ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और ऊपर वाले कहाँ जाएंगे, ठंडे होकर के नीचे। क्लियर हुआ? नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले ठंडे वाले कहाँ बढ़ेंगे, नीचे की तरफ। तो जब हम ये डेल्टा ई एनर्जी सेपरेशन जो है अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट के बीच का, अगर हम इतनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दे दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन की, तो अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट में आपस में ऐसे फ्लिपिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, फ्लिपिंग शुरू हो जाएगी, ऐसे स्पिन स्टेट बदलेंगी, अल्फा बीटा में बीटा अल्फा। क्लियर? और जब ये एनर्जी गैप, ठीक है, ये एनर्जी गैप बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा दिए गए रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, उसकी फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी अगर बराबर मैच कर गई तो वहाँ पर हमको एक ऐसे सिग्नल मिलता है, और ये तो स्केल होता है, नीचे लगा होता है, स्केल से हम पता कर लेते हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी पर ये सिग्नल आ, ठीक है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस कंडीशन।
क्या कहा गया कि अगर हम ये सेपरेशन के बराबर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे दें, ठीक है, तो एक वो कंडीशन आती है रेजोनेंस की कंडीशन, और उस रेजोनेंस की कंडीशन पर हमको क्या मिलता है, कि सिग्नल मिलता है, ठीक है, कि स्पेक्ट्रम मिलता है उस फ्रीक्वेंसी का। बट अब एक कंडीशन देखिए, अगर दोनों लेवल में पॉपुलेशन बराबर बराबर हो जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष की वोटिंग बराबर बराबर अगर हो जाए, तो फिर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की वोटिंग अगर बराबर बराबर हो तो किसी की सरकार नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट में पॉपुलेशन अगर बराबर बराबर हो तो फिर लेवल ऐसे ना हो करके इस तरीके से ऐसे होंगे, और देयर इज नो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, और इस कंडीशन पर कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है। अगर अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट, यहाँ मोर पॉपुलेशन है, यहाँ लेस पॉपुलेशन है, और अगर दोनों में पॉपुलेशन बराबर बराबर हो जाए तो देयर इज नो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, उस कंडीशन में फ्लिपिंग होगी नहीं, और फ्लिपिंग नहीं होगी तो लेवल ये होंगे इस तरीके से, इनमें फ्लिपिंग नहीं होगी, ठीक। और फ्लिपिंग जब नहीं होगी तो देयर इज नो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन रेजोनेंस की नहीं होगी, ठीक है। और देयर आर नो NMR स्पेक्ट्रम, कोई NMR स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया, समझ में आया बेटे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। NMR जो स्पेक्ट्रम है, ठीक, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, एक रेफरेंस कंपाउंड है। जैसे अगर हम अपनी हाइट को मेजर करें तो हम क्या करते हैं, स्केल से यूज करते हैं, तो स्केल भी एक पैमाना है ना, ठीक है। वैसे अगर हम NMR जो स्पेक्ट्रम है उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इससे रेफरेंस कंपाउंड है TMS, याद रखिए, जरूर क्वेश्चन पूछा जाए। इसका जो रेफरेंस कंपाउंड है NMR को किसके संदर्भ में, स्पेक्ट्रा जो NMR स्पेक्ट्रम है उसको किसके संदर्भ में निकाला जाता है, एक रेफरेंस कंपाउंड NMR में यूज किया गया TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक, सिलेन SI CH3 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 CH, ठीक है। इसमें कार्बन NMR इनएक्टिव है, सिलिकॉन NMR इनएक्टिव है। हमें किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन NMR की बात कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन याद रखिए, जरूर पूछा जाएगा, रेफरेंस कंपाउंड यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रा, दैट इज TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन, CH3 का होल 4 SI, CH3 का होल 4 SI, ये एक रेफरेंस कंपाउंड है, और इसी के संदर्भ में NMR स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। इसी को क्यों यूज किया गया, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। टेट्रा मिथाइल सिलेन का बॉइलिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स ये रूम टेम्परेचर पर तो बॉयल हो जाता है, और जब बॉयल हो जाता है तो सैंपल के साथ, जिसके साथ हम भाई ये जो TMS है, जिसके साथ भी हम सैंपल के साथ इसको डालेंगे तो इस सैंपल से आसानी से रिकवर किया जा सकता है वापस इवोपरेट करके, ठीक। पहली कंडीशन, TMS को ही रेफरेंस कंपाउंड क्यों यूज किया गया,
TMS में ये 12 हाइड्रोजन है और ये कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। 12 हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट। जो 12 हाइड्रोजन है 12 के 12 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, एक जैसे। सिलिकॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, सिलिकॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब ये जो 12 हाइड्रोजन है 12 के 12 एक जैसे हैं। दूसरी कंडीशन है 25 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है, आसानी से ये रूम टेम्परेचर पर बॉयल कर जाता है और सैंपल से आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं, रिकवर कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन है ये किसी भी सैंपल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, किसी भी सैंपल के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। और अगर रिएक्शन कर जाएगा तो हम उसको फिर रेफरेंस कंपाउंड नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, आसानी से इजीली वोलेटाइल है, रूम टेम्परेचर पर वोलेटाइल है, इसको आसानी से हम सैंपल से रिकवर कर सकते हैं। इसमें 12 हाइड्रोजन है और 12 के 12 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो TMS की जगह पर यूज किया जा सके, ठीक, समझ में आ गया। अब जब हम इसका स्पेक्ट्रम निकालते हैं, स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो TMS के रिस्पेक्ट में एक स्केल बनाया, ठीक है। ये स्केल ऐसे बनाते हैं और इस पर हम एक स्केल लिखते हैं, डेल्टा स्केल। डेल्टा स्केल यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं और 10 नंबर तक जाते हैं, ठीक है, 0 से 10 नंबर तक। और इधर लिखते हैं हम टाउ स्केल, ठीक। डेल्टा इधर जाता है और टाउ जो है वो इधर जाता है, ठीक है। यहां पर 0 पर एक सिग्नल मिलता है ऐसे, 0 ppm। डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 ppm, ठीक। डेल्टा की वैल्यू इधर बढ़ती है और टाउ की जो वैल्यू है वो इधर बढ़ती है। हम बात करते हैं डेल्टा स्केल की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। डेल्टा स्केल पे हम मेजर करते हैं 0 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, मीन्स 10⁶ में, ठीक। डेल्टा 0 ppm पर जो सिग्नल मिलता है वो किसका होता है, रेफरेंस कंपाउंड का होता है, TMS का होता है, ठीक। और ये डेल्टा स्केल। और टाउ की वैल्यू क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू होता है 10 - डेल्टा, टाउ इज इक्वल टू 10 - डेल्टा। हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, डेल्टा स्केल। एक और स्केल होता है टाउ स्केल, टाउ की वैल्यू क्या होती है, 10 - डेल्टा। अब जो भी स्पेक्ट्रम आएगा वो 0 से इधर की तरफ बढ़ेगा, 10 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, मीन्स TMS से दूर की तरफ जाएगा। ये 0 ppm पर किसका सिग्नल है, रेफरेंस कंपाउंड का है, TMS का है। और अब TMS से इधर के लिए डेल्टा की वैल्यू बढ़ते हुई वैल्यू की तरफ कोई भी सिग्नल आएगा, ठीक है, 0 पे नहीं आएगा, 0 पे तो रेफरेंस कंपाउंड का सिग्नल। ये डेल्टा स्केल है और ये टाउ स्केल। टाउ क्या वैल्यू होती है, 10 - डेल्टा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया। अब आगे तो
तो रेफरेंस कंपाउंड क्या लिया गया? TMS। TMS का सिग्नल कितने पे आता है? डेल्टा की वैल्यू 0 ppm, ठीक है। बेटे यहाँ तक समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन इसका। एप्लीकेशन क्या है इसका, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ NMR, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके बेटे, थैंक यू।